लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैप्टन शार्लेट, कैप्टन नोजेल और कैप्टन जैक कैप्टन यामी की मदद करने के लिए द आई ऑफ मिडनाइट सन से लड़ने आ जाते हैं। और तब जब वो लोग लड़ रहे होते हैं, कैप्टन यामी और आस्था लिच पर हमला कर देते हैं। और तब हम देखते हैं उनके हमले की वजह से लिच के ऊपर से सीलिंग मैजिक हट जाता है और उसकी पावर एकदम से बढ़ने लगती है। और तब उसके साथी उसकी पावर को सील करके उसे वहाँ से ले जाते हैं और हम देखते हैं वो लड़ाई खत्म हो जाती है और आस्था बेहोश हो जाता है। अब गाइस, नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और लोगों तक भी पहुँचा सके। और अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके उन एपिसोड्स को देख सकते हो। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और तब हम देखते हैं मिमोसा आस्था को ठीक कर देती है और तब आस्था देखता है यूनो की टीम उसे मिलने आई होती है और मिमोसा आस्था को ठीक देखकर उसे गले लगा लेती है। और तब नोएल जेलस होके आस्था को धक्का दे देती है। तब नोएल उसे बताती है कि वो पूरा दिन सोता रहा है। तब क्लाउस कहता है, ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने अपना लड़ाई में बेस्ट दिया था और जब तक हम वहाँ पर पहुँचे द आई ऑफ मिडनाइट सन वहाँ से जा चुके थे। और तब आस्था मिमोसा को उसे ठीक करने के लिए थैंक यू कहता है। और तब मिमोसा कहती है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, तुम्हारा सबसे ज्यादा ख्याल क्लाउस ने रखा है। तब क्लाउस कहता है, तुम्हारी वजह से वो सारे बच्चे बच गए हैं और नेजी ने भी अपने आप को मैजिक नाइट्स के हवाले कर दिया है, पर मुझे नहीं लगता कि वो आई ऑफ मिडनाइट सन के बारे में कुछ ज्यादा बता पाएगा। तब मिमोसा कहती है, और क्योंकि वो अपने किए पे शर्मिंदा है तो अब उसे चर्च में ही काम करके अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। तब यूनो कहता है, अगर मैं तुम लोगों की जगह होता तो मैं द आई ऑफ मिडनाइट सन को भागने ही नहीं देता। तब आस्था कहता है, मैं भी उन्हें अगली बार नहीं छोड़ूंगा और देखना यूनो, मैं तुमसे भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। और तब वो दोनों कहते हैं, हम दोनों इतनी मेहनत करेंगे कि एक दिन विज़र्ड किंग बन जाएंगे। और तब मिमोसा वहाँ से जाने से पहले आस्था को सिस्टर थेरेसा के ठीक हो जाने के बारे में बताती है। और तब यहाँ गोश कह रहा होता है, मैं तो बस उस बूढ़ी औरत को देखने आया हूँ जो कि मरने का नाम ही नहीं ले रही है। और तब सिस्टर थेरेसा कहती है, अगर कोई जख्मी है तो उससे ऐसी बातें नहीं करते। तब गोश कहता है, तो फिर मैं तो तुम्हें खत्म ही कर देता हूँ। और तब वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं और तब मैरी उन्हें लड़ने से मना करती है। तब गोश कहता है, मैरी का ख्याल रखने के लिए थैंक यू और हाँ, मुझे खुशी है कि आप जिंदा हैं। और तब गोश मैरी को जैसे ही उसकी तारीफ करने के लिए कहता है, आस्था वहाँ आ जाता है और तब मैरी आस्था के साथ खेलने लग जाती है, जिसे देखकर गोश जेलस हो जाता है। और तब आस्था सिस्टर थेरेसा से उनका हालचाल पूछता है और तब सिस्टर थेरेसा कहती है, मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मुझे सिस्टर लिली से तुम्हारे अच्छे कामों के लिए बात करनी है और मुझे यकीन है कि वो बहुत खुश होंगी। तब आस्था कहता है, सही कहा। और सिस्टर लिली, आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द विज़र्ड किंग बनके आपको लेने आऊंगा। और तब नोएल आस्था को वापस बेस आने के लिए कहती है और हम देखते हैं आस्था बेस जाने से पहले रेबेका के घर खाना खाने चला जाता है और यहाँ गोश आस्था को मारने के बारे में सोच रहा होता है। तब नोएल सोच रही होती है, मुझे तो लगता है लड़कों को वो लड़के ज्यादा पसंद आती हैं जो कि खाना बना सकती हैं। और तब मार्को आस्था को उसकी रोब वापिस देता है और तब नोएल आस्था को ताने दे रही होती है। और तब रेबेका सोचती है, तो इसका मतलब ये वो लड़की है जो कि आस्था का लड़ाई में साथ देती है और मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। और तब रेबेका आस्था को किस कर देती है और सोचती है, मुझे माफ करना पर ये पहली किस मैं ले रही हूँ। जिसे देखकर नोएल पूरी तरह से शॉक हो जाती है। तब यहाँ ब्लैक बुल बेस में आस्था के वापस आने की खुशी में बहुत सारा खाना बना होता है और तब मैग्ना कहता है, चलो फिर खाने का कंपटीशन करें। और कैप्टन यामी को जज बनने के लिए कहता है। और तब हम यहाँ देखते हैं फिनरल अपने स्पेशल मैजिक से अपने खाने को लक के पेट में भेज रहा होता है और तब कैप्टन यामी उसे आउट कर देते हैं और हम देखते हैं सभी एक एक करके आउट हो जाते हैं और रेस में बस आस्था और चार्मी बच जाते हैं। और तब हम देखते हैं चार्मी उस कंपटीशन को जीत जाती है। और तब विज़र्ड किंग का एक लेटर आता है जहाँ उन्होंने बोला होता है कि सारे कैप्टन्स की कल कॉन्फ्रेंस है और आस्था को भी साथ लेकर आना। और तब यहाँ मार्क्स कहता है, आपके ऑर्डर के हिसाब से मैंने बाकी कैप्टन्स को कल की मीटिंग के बारे में बता दिया है। तब विज़र्ड किंग कहते हैं, मैं ये विश्वास तो नहीं करना चाहता पर ये सच है कि हमारे बीच में एक गद्दार है जो कि द आई ऑफ मिडनाइट सन के साथ है और शायद कल हम उसे ढूंढ पाएं। तब मार्क्स कहता है, क्या कल का प्लान काम भी करेगा? तब विज़र्ड किंग कहते हैं, ये सब कुछ तो आस्था पर डिपेंड करता है
और तब यहाँ मार्क्स कैप्टन यामी और आस्था का स्वागत करता है और कैप्टन यामी को बाकी कैप्टन्स का वेट करने के लिए कहता है और आस्था को अपने साथ ले जाता है। तब मार्क्स आस्था से कहता है, मैंने तुम्हारी लड़ाई के बारे में सुना और मुझे पूरा यकीन है कि विज़र्ड किंग तुम्हारे इस काम के लिए तुम्हें 10 स्टार जरूर देंगे। तब आस्था एक्साइटेड हो जाता है। तब आस्था पूछता है, हम आखिरकार जा कहाँ रहे हैं? तब मार्क्स कहता है, ये एक अंडरग्राउंड प्रिजन है जहाँ पर हमने द आई ऑफ मिडनाइट सन के मेंबर्स को रखा है और उनकी मेमोरीज को एक स्पेल से प्रोटेक्ट किया गया है, इसलिए हम उनके पास से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवा पा रहे। तो इसलिए विज़र्ड किंग को लगता है कि तुम्हारी एंटी मैजिक स्वॉर्ड इस स्पेल को तोड़ सकती है, तो इसलिए आज तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। और जब उन्होंने हम पर अटैक किया था तब ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हमसे हर वक्त एक कदम आगे रह रहे हो और ये तभी हो सकता है जब कोई अंदर का आदमी उनसे मिला हो और शायद मैजिक नाइट कैप्टन्स में से ही कोई है जो कि गद्दार है और इसी चीज को पता करने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। और तब यहाँ आस्था विज़र्ड किंग से मिलता है और तब विज़र्ड किंग एक्साइटेड होके उससे द आई ऑफ मिडनाइट सन के मेंबर्स के मैजिक के बारे में पूछने लगते हैं। तब विज़र्ड किंग आस्था को अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड यूज करने के लिए कहते हैं और तब हम देखते हैं आस्था उस स्पेल शील्ड को तोड़ देता है और तब मार्क्स अपने मैजिक से उनके माइंड को रीड करने लगता है, जिसकी वजह से वो लोग उनकी ट्रू मेमोरीज देख सकती हैं। और तब मार्क्स उन दोनों से सवाल जवाब करने लगता है और तब यहाँ सारे कैप्टन्स एक दूसरे के साथ बहस कर रहे होते हैं। और तब एक्वा डियर के कैप्टन रिल कहते हैं, अगर कैप्टन वर्मिलियन यहाँ होते तब वो सारी चीजों को कंबाइन करके सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे। और तब हम देखते हैं वहाँ सभी लोग एकदम से शांत हो जाते हैं और तब कैप्टन रिल कैप्टन वर्मिलियन की एक्टिंग करने लगते हैं, जिससे कैप्टन नोज़ेल और कैप्टन जैक बिल्कुल भी खुश नहीं होते और कैप्टन यामी जोर जोर से हंसने लगते हैं। और तब हम देखते हैं कैप्टन विलियम वहाँ जाते हैं और तब पर्पल ऑर्कस कैप्टन गिल्ड्रे पूछते हैं, तो कैप्टन विलियम बताइए, आखिरकार आपकी स्क्वाड इतनी जल्दी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे बनी है? और मैंने सुना है कि आपके सारे स्क्वाड मेंबर्स बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या आपके पास फ्यूचर देखने की कोई पावर है? तब कैप्टन विलियम कहते हैं, मेरे पास ऐसा कोई मैजिक नहीं है, ये सारी मेरी स्क्वाड की मेहनत का नतीजा है। पर मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए हैं? तब कैप्टन गिल्ड्रे कहते हैं, ये सब कुछ एक कंपनी सीक्रेट है। और तब कैप्टन नोज़ेल कैप्टन विलियम से पूछते हैं, आखिरकार आप तब कहाँ थे जब आपकी स्क्वाड को मेडल्स मिल रहे थे? तब कैप्टन यामी कहते हैं, मैं तो उस दिन गैम्बलिंग कर रहा था और मुझे भी कैप्टन विलियम आपसे कुछ पूछना था, क्या आप लाइट मैजिक यूज करते हैं? तब कैप्टन विलियम मना कर देते हैं और तब जैसे ही कैप्टन रिल कैप्टन यामी की एक्टिंग करने लगते हैं, कैप्टन यामी को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, आखिरकार ये जूलियस है कहाँ? कब तक हमें उसका यहाँ वेट करना होगा? और तब मार्क उन सभी कैप्टन्स को अंडरग्राउंड प्रिजन में बुलाता है। तब कैप्टन शार्लेट कहती हैं, क्या हमें इन दोनों से कुछ पता चला है? तब विज़र्ड किंग कहते हैं, हमें एक जरूरी चीज पता चली है। तब विज़र्ड किंग कहते हैं, हमें द आई ऑफ मिडनाइट सन के बारे में पता चला है कि उसका लीडर लिच है, जिसके पास 4 लीफ क्लोवर है और 6 साल पहले उसने क्लोवर किंगडम के खिलाफ ये टेरर ग्रुप बनाया था और अब इस ग्रुप में 50 लोग हैं और इसमें 3 लीडर्स और हैं जिन्हें थर्ड आई कहा जाता है, जो कि है राया, फाना एंड वेटो, और यही सबसे ज्यादा ताकतवर है और इनका गोल हमारे किंगडम को खत्म करके एक अलग किंगडम बनाना है। और एक इम्पोर्टेंट बात ये पता चली है कि मैजिक नाइट कैप्टन्स में से ही कोई एक गद्दार है, जिसे सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और तब विज़र्ड किंग उस पकड़े हुए अपराधी से उस गद्दार कैप्टन का नाम पूछते हैं और तब वो दोनों पर्पल ऑर्कस कैप्टन गिल्ड्रे का नाम लेते हैं। तब कैप्टन गिल्ड्रे कहते हैं, ये दोनों तो दुश्मन हैं, तो क्या आप इनकी बातों पर ध्यान दोगे? और वैसे भी मैंने कभी भी क्लोवर किंगडम को नुकसान नहीं पहुंचाया है। तब कैप्टन शार्लेट कहती है, ये बात झूठ है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत अफवाहें सुनी हैं। और तब सभी कैप्टन्स भी कैप्टन शार्लेट की बात पर एग्री करते हैं। तब कैप्टन गिल्ड्रे कहते हैं, ये दोनों झूठ कह रहे हैं, ये बस मुझे फंसाने की चाल है। तब मार्क्स कहता है, ये दोनों मेरे मैजिक से बंधे हुए हैं, तो ये जो भी कहेंगे वो सच कहेंगे। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तो चलो फिर एक काम करते हैं, मार्क्स को तुम्हारी मेमोरीज में झांकने दो, अगर तुम सच्चे हुए तो तुम बच जाओगे। तब मार्क्स भी इस बात पर एग्री करता है और तब हम देखते हैं
कैप्टन गिल्ड्रे हिचकिचा रहे होते हैं। तब आस्था कहता है, तो इसका मतलब आप सच में एक गद्दार हैं। आपने कैप्टन वर्मिलियन को धोखा दिया है। और तब कैप्टन गिल्ड्रे कहते हैं, ये सब कुछ मुझे फंसाने के लिए किया जा रहा है, तो इसलिए मैं अभी के लिए यहाँ से जा रहा हूँ और मैं किसी और तरीके से अपना नाम ठीक कर लूंगा। और वो अपना मैजिक को एक्टिवेट करके वहाँ से गायब हो जाते हैं। और तब कैप्टन शार्लेट कहती है, ये अच्छी बात नहीं है। इसका मैजिक इसे थोड़े टाइम के लिए गायब कर देता है और उतने टाइम तक कोई भी मैजिक इस पर काम नहीं करता। तब आस्था कहता है, तो इसका मतलब इसे हराया नहीं जा सकता। और तब कैप्टन गिल्ड्रे अपने इनविजिबल ट्रूप्स को कैप्टन पर छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। तब यहाँ कैप्टन गिल्ड्रे सोच रहे होते हैं, मैं इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जाऊंगा। इसी पावर की मदद से मैं मैजिक नाइट कैप्टन बना था और उसके बाद मैंने बिजनेस करके बहुत पैसा कमाया। मैं इतना ग्रेट मैजिक नाइट हूँ जिसने पावर और पैसा दोनों कमाया है और मैं दोबारा भी ऐसा कर सकता हूँ। और तब आस्था कैप्टन गिल्ड्रे पर हमला कर देता है। तब कैप्टन गिल्ड्रे कहते हैं, आखिरकार तुमने मुझे ढूंढा कैसे? और तब यहाँ कैप्टन यामी बताते हैं, वो चाहे अपने मैजिक से छुप गया हो पर उसकी की अभी भी रीड की जा सकती है और आस्था जिसके पास एंटी मैजिक स्वॉर्ड है और वो की को भी रीड कर सकता है, तो वो उसका सबसे ज्यादा खतरनाक एनिमी बन चुका है। और तब यहाँ कैप्टन गिल्ड्रे आस्था पर अपने इनविजिबल सोल्जर से हमला कर देते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तब आस्था कहता है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम एक मैजिक नाइट कैप्टन हो तो तुम्हें मुझसे लड़ना ही होगा। तब कैप्टन गिल्ड्रे कहते हैं, चलो ठीक है, अगर तुम्हें मरने की इतनी ही जल्दी है तो चलो लड़ते हैं। और तभी हम देखते हैं कैप्टन रिल अपने पिक्चर मैजिक से उसे पकड़ लेते हैं, जिससे आस्था चौंक जाता है। और तब वहाँ सारे कैप्टन्स आ जाते हैं और तब विजिट किंग उसे पकड़ने वहाँ जाते हैं। और तब कैप्टन रिल आस्था से पूछते हैं, आखिरकार तुमने ये कैसे किया? पर चलो छोड़ो, मैं रिल हूँ और मैं 19 साल का हूँ और तुम कौन हो? और तब आस्था अपना नाम बताकर कहता है, मैं 15 सालों का हूँ, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप इतनी छोटी उम्र में कैप्टन बन गए। और तब कैप्टन रिल आस्था को दोस्त बनने के लिए कहता है। और तब यहाँ विजिट किंग और बाकी कैप्टन्स कैप्टन गिल्ड्रे से पूछताछ करने लगते हैं। तब कैप्टन शार्लेट कहती हैं, तुमने इतने काले कारनामे किए हैं, इसीलिए तुम हमें अपना माइंड रीड नहीं करने दे रहे। और तुम्हारा सबसे बड़ा क्राइम था रॉयल कैपिटल के गार्ड करने वाले जादूगरों को कैद करना। और ये इस बात का प्रूफ है कि तुम द आई ऑफ मिडनाइट सन के साथ मिले हुए हो। और तब विजिट किंग कहते हैं, मुझे पता है इसका क्राइम माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक मैजिक नाइट कैप्टन का धर्म होता है कि वो लोगों की मदद करे, पर इसने अपने असूलों को बेच दिया। और अगर ये बात बाहर लोगों को पता चली तो उनका हमसे विश्वास उठ जाएगा, तो इसलिए इसके बारे में बाहर किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए और आप सभी को भी अपनी स्क्वाड को चेक करना चाहिए। और तब हम यहाँ देखते हैं राय किसी का भेष बनाकर स्क्वाड कैप्टन की मीटिंग में आया होता है और किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। और तब यहाँ विजिट किंग आस्था और कैप्टन यामी से कहते हैं, तब बहुत ज्यादा बुरा होता है जब आपका साथी आपको धोखा देता है और मैंने यहाँ तक पहुँचने में बहुत गलतियाँ की हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तो आपने क्या ये कहने के लिए हमें यहाँ रोका है? तब विजिट किंग कहते हैं, मैं तुम्हें एक सच्चाई कहना चाहता हूँ कि द आई ऑफ मिडनाइट सन के लोगों ने हमें एक और इन्फॉर्मेशन दी थी। आस्था, क्या तुम्हें वो वाला स्टोन याद है जहाँ पर बहुत सारे मोती लगे हुए थे? उन सभी मोतियों को मैजिक स्टोन्स कहा जाता है और उन्हें ये विश्वास है कि अगर वो उन सभी को इकट्ठा कर लेंगे तो वो सभी अपनी ट्रू फॉर्म्स में जन्म ले लेंगे, जिसकी वजह से उनके पास और ज्यादा पावर आ जाएगी। और इसी वजह से उन्होंने कैप्टन वर्मिलियन पर हमला किया था, क्योंकि उनके पास एक मैजिक स्टोन था। मुझे नहीं पता कि ये बात सच है या नहीं, पर हमें उन्हें सारे स्टोन्स को इकट्ठा करने से रोकना होगा। और अब सिर्फ 3 ही मैजिक स्टोन्स बचे हैं, जिनमें से एक स्टोन अंडर वाटर टेम्पल में है, जहाँ पर बहुत ज्यादा मैजिक है और उसके अंदर कोई भी इतनी आसानी से नहीं पहुँच सकता। और जिस डंजन में तुम गए थे, इसके आगे तुम उसे एक बिगिनर लेवल समझ सकते हो। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तो आपके कहने का मतलब है कि द आई ऑफ मिडनाइट सन के पास पहुंचने से पहले हमें उस मैजिक स्टोन को हासिल करना होगा। तब विजिट किंग कहते हैं, और इस काम के लिए सबसे अच्छी ब्लैक बुल्स कोड है, क्योंकि उसमें किसी को भी स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ और भी गद्दार हो सकते हैं। तो क्या तुम लोग ये करोगे? तब कैप्टन यामी कहते हैं, आप विजिट किंग हैं, तो आप जो भी ऑर्डर देंगे वो हो जाएगा। और ये बात सच है कि मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। और तब कैप्टन यामी अपने पास्ट को याद करने लगते हैं, जहाँ लोग उन्हें फॉरेनर कहकर भेदभाव करते हैं। और जब कैप्टन यामी को ग्रिमवॉल भी मिलती है, तभी भी वो लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं
और वो हमेशा ही अकेले रहते हैं। और तभी हम देखते हैं विजिट किंग कैप्टन यामी के डार्क मैजिक को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तब कैप्टन यामी पूछते हैं, आखिरकार तुम कौन हो? तब विजिट किंग बताते हैं कि मैं तो एक मैजिक नाइट कैप्टन हूँ। और तब कैप्टन यामी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब विजिट किंग उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। और तब यहाँ कैप्टन यामी विजिट किंग को सल्यूट करके कहते हैं, मैं अपनी पावर को यूज करके ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आपने जो मुझ पर भरोसा किया है वो गलत नहीं है और आपने कोई गलती नहीं की है। तब विजिट किंग कहते हैं, और हाँ आस्था, वहाँ पर बहुत ज्यादा मैजिक होगा, तो मेरे हिसाब से तुम्हारे एंटी मैजिक के बिना कोई एंटर नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। और तब आस्था सल्यूट करते हुए अपने आप को ज्यादा ही हर्ट कर लेता है। और तब यहाँ कैप्टन यामी कहते हैं, तुम तो बहुत एक्साइटेड हो गए थे। तब आस्था कहता है, क्योंकि ये पहली बार है जब किसी ने मुझ पर किसी काम के लिए भरोसा किया है। तब कैप्टन यामी आस्था से कहते हैं, मैंने तुम्हें अपनी स्क्वाड के लिए इसलिए चुना क्योंकि मुझे लगा तुम आगे जाकर बहुत कुछ कर सकते हो, तो इसलिए अपना बेस्ट देना। और तब यहाँ ब्लैक बुल के बेस में सभी लोग बीच पे जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। और तब सभी लोग अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली चीजें सोचने लगते हैं। और तब यहाँ नोएल स्विम सूट के बारे में सोच रही होती है। और तब वेनिसा उसे एक ऑफर करती है जिससे वो शॉक हो जाती है। और तब यहाँ सभी लोग बीच बीच चिल्ला रहे होते हैं और कैप्टन यामी को इससे गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, हम वहाँ काम करने जा रही है, मजे करने नहीं। और तब सभी लोग शांत हो जाते हैं। तब आस्था सोचता है, पता नहीं वो अंडर वाटर टेम्पल कैसी जगह होगी। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके उसे फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।